हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। हिंदी में हम इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा। ये 3-4 सवाल हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ पूरे मैथ में होता है। इसलिए ये समझकर इसे इग्नोर ना करें कि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और कोई भी फॉर्मूला आपको इसका रटना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ठीक से सीखना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में देखिए, क्रमागत दो पदों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम अभी बताते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, यहाँ सेकंड, यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं nth टर्म, मतलब लास्ट वाला टर्म जो होता है उसे nth टर्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वही डिफरेंस इन दोनों का होगा और वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इस टाइप की कोई भी सीरीज जिनमें क्रमागत दो पदों का डिफरेंस बराबर हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, या इसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, और वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस आगे तक बिल्कुल ऐसा ही सेम रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। मान लीजिए पहला पद है, पहला जो टर्म है वो ए है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, मान लीजिए डी है, सबका डिफरेंस डी होगा, ये कह देते हैं हम। तो पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डी, इसलिए दूसरा टर्म हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से तीसरा जो पद होगा, तीसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए प्लस 2d। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने इसमें एक डी जोड़ दिया था क्योंकि इनका डिफरेंस कितना था, एक डी, ठीक है। ये ए जो है ये पहला टर्म है, ये दूसरे वाले टर्म से एक डी कम होगा, इसलिए हमने एक डी यहाँ पर जोड़ दिया। इसी तरीके से तीसरा टर्म निकालने के लिए, तीसरा पद निकालने के लिए इस दूसरे वाले पद में एक डी और जोड़ दिया हमने। यहाँ पर एक डी था, यहाँ पर 2d हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब चौथा टर्म हम निकालेंगे तो इसमें एक डी और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 3d। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए a प्लस कितने d लिखे हैं यहाँ पर। अब आपको पता है ये चौथा टर्म था, यहाँ पर 3 आया था, तीसरे में यहाँ पर 2 आया था। तो इसी तरीके से जितना भी टर्म होगा, nthवां टर्म होगा, उससे एक कम d लिख लेते हैं यहाँ पर, n-1d, ठीक है। तो nthवां टर्म जो हो गया वो कितना आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कह सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया है। बहुत आसान सा था, सीधे हमने एक एक डी जोड़ते चले गए थे, लास्ट वाला टर्म उसी के हिसाब से हमने लिख दिया n-d करके, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, nthवां टर्म, या कह सकते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। nthवां टर्म कौन सा हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसे हम लास्ट टर्म कहें तो लास्ट टर्म हम l से दिखा देते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसे अलग अलग ना पढ़कर एक ही फॉर्मूले हैं। देखिए, अगर सवाल में किसी समांतर श्रेणी के टर्म पूछ लेते हैं, मतलब उसमें कितने पद हैं, तो क्या करेंगे आप, तो हमें टर्म कौन से होते हैं, ये होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर, n, ठीक है। तो मतलब यही फॉर्मूला लगाना है हमें। उसमें क्या पता होना चाहिए आपको, पहला टर्म पता होना चाहिए और लास्ट पता होना चाहिए, और डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। जब पहले और दूसरे दिए होंगे तो उन्हीं से आपको ये डी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला फॉर्मूला आपके लिए ये बन चुका है। अब बात आती है इनका सम कैसे निकालते हैं, इनका योग कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं। देखिए, सम क्या होता है, कोई भी समांतर श्रेणी अगर दी है तो उसमें सबसे पहले आप उसका एवरेज देखिए, एवरेज कितना होगा। तो एवरेज लिखने के बाद उसकी n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कितने टर्म है उसमें, ठीक है। यही उसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसे हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये कोई सीरीज़ है। ये कौन सी सीरीज़ है, समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हर एक दो पदों का डिफरेंस बराबर है। यहाँ पर 2 में से 1 हटा दीजिए 1, यहाँ पर 5 में से 4 हटा दीजिए 1, मतलब इसी तरीके से क्रमागत दो पदों का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसका आपको सम निकालना है, इसका योग निकालना है, पूरी सीरीज़ का योग कैसे निकालेंगे, एवरेज। एवरेज क्या होता है, समांतर श्रेणी में जो बीच वाला पद होता है वही एवरेज होता है। अब देखिए, बीच वाला पद आप निकालोगे कैसे, जो एवरेज होता है समांतर श्रेणी में, एवरेज होता है फर्स्ट टर्म ए होता है प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये क्या होता है, एवरेज। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, आप तो देखिए देख के बता देंगे इसमें एवरेज क्या है, इसका एवरेज क्या है, इसका 3। अब इस 3 को हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। पहला टर्म कौन सा है यहाँ पर, 1, लास्ट वाला
5, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ पर आ गया 3। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, इस पूरी सीरीज़ का एवरेज वही होगा जो पहले और लास्ट टर्म का एवरेज होगा। यहाँ पर देखिए 5 और 1 का एवरेज क्या है, 3, वही तो इस पूरी सीरीज़ का एवरेज है 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस सम पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए सम हमने निकाला था एवरेज इंटू एन, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर हम सम, यहाँ लिख लेते हैं एन, बचा क्या यहाँ पर एवरेज। इस एवरेज की जगह हम लिखेंगे ये वाला, ठीक है। तो एन इंटू ए प्लस एल अपॉन 2, ये लिख सकते हैं हम इसे, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं एन अपॉन 2 इंटू या ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम एल का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारा, जो लास्ट टर्म वाला था, यहाँ पर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल की जगह वही लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये बन गया। इसे हम थोड़ा और ठीक से लिख सकते हैं एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन गया है। लेकिन ये ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि ये फार्मूला हमने खुद ही बनाए हैं। ये वही वाला फार्मूला था जो मैंने आपको पहले बताया था, ये याद नहीं करना है आपको, सीधे कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है। मैंने जो फार्मूला था इस सम का वो ये है। इसमें आप ये देखेंगे एवरेज कैसे निकालना है आपको, एन कैसे निकालना है। तो अब हम सवालों की ओर आते हैं। यहाँ देखिए पहला सवाल है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 10 मल्टीपल का सम निकालना है हमें, ठीक है। तो 3 के पहले 10 मल्टीपल कौन से होंगे, हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से 10वां जो मल्टीपल होगा उसका वो कौन सा हुआ, 3 ढाई 30। तो ये है, इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इनका सम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज से एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसमें कितने टर्म हैं, कितने टर्म होंगे, 10 टर्म तो होंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 मल्टीपल दिया है, तो 10 मल्टीपल का मतलब इसमें कुल 10 टर्म है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज मैंने बताया था आपको, पहले और लास्ट टर्म का एवरेज ही इस पूरी सीरीज़ का एवरेज होता है। पहले और लास्ट टर्म का एवरेज क्या होगा, ये केवल समांतर श्रेणी में होता है। तो पहले और लास्ट टर्म का एवरेज 3 प्लस 30 अपॉन 2 गुणा एन कितना है यहाँ पर 10। तो इस 10 को हम इससे काट सकते हैं। यहाँ पर 30 और 3 33, 33 से हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 165। ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान बन चुका है ये सवाल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर सम आपको निकालना है समांतर श्रेणी का तो हमें क्या करना होता है, एवरेज से उन एन की गुणा कर देनी होती है, जितनी वो संख्याएं होती हैं वो एन होता है। अगर एन नहीं दिया है तो हम एन निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इन सवाल को कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल है, यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। ये सीरीज दी है, इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, ये निकालना है। तो इसके लिए हम सीधा पहले वाला फॉर्मूला फिट कर देंगे जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था। इसमें आपको ए भी पता है, एल भी पता है, मतलब लास्ट वाला टर्म भी पता है, और इनका डिफरेंस भी पता है डी। डी बराबर यहाँ पर कितना है इन दोनों का, 144 और 148 का डिफरेंस 4, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीज़ें पता है, तीनों चीज़ें पता है तो इनका टर्म निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रख सकते हैं हम इसमें। एल क्या है यहाँ पर 264 बराबर ए 144 प्लस एन निकालना है यहाँ पर हमने, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। बस ये एक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें केवल एक वैल्यू ऐसी है जो हमें नहीं पता, एन, वो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए बराबर के उधर या इधर जब हम करते हैं तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाला को करते हैं, ठीक है। प्लस के 144 है, पहले हम इसे इधर लेकर आएंगे, तो 264 में से माइनस 144 कर देंगे, फिर बराबर यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4। 264 में से 144 को घटाएंगे तो यहाँ पर आता है 120 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए इस 4 को यहाँ पर इसके अपोन में कर दीजिए, इस यहाँ पर गुणा में, यहाँ इधर जाकर ये भाग में पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर हम एन माइनस 1 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, एन माइनस 1 बराबर 120/4। तो 120/4 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 तिया 12, 30 आ जाएगा। एन माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर 30 आ चुकी है, तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस के 1 उधर जाकर प्लस के 1 पहुँच जाएगा। तो एन बराबर 30 + 1
यहाँ पर 31 इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत आसान बन चुका था। शुरू में जो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, यही फिट करना है इसमें। और ये भी मैंने आपको बताया था ये आया कहाँ से था, nthवा टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म हमने ये लिख लिया था, यही फार्मूला बन गया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है देखिए तीसरा, यहाँ पर देखिए 9, 18, 27 ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें निकालना है फाइंड 87वां टर्म, 87वां पद निकालना है इसमें आपको। जैसे दूसरा सवाल करा हमने ऐसे ही ये करना है, इसमें बस हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए n क्या है इसमें, n ये खुद ही n है, 87 जो है ये n है, मतलब इसमें 87 पद हैं इस सीरीज में, और लास्ट वाला टर्म हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 87वां टर्म निकालना है बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लगा देते हैं हम इसमें। a क्या है यहाँ पर 9 प्लस n क्या है यहाँ पर 87 माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ पर 9। 18 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, डी डिफरेंस होता है, तो ये आ चुका है। या आप इसे सीधे से कर सकते हैं, हम दिमाग में खुद ही सोच लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पहला टर्म प्लस फिर हम वो लिखते हैं जितने भी टर्म होते हैं उसमें से एक घटाकर लिख लेते हैं। मतलब यहाँ 87 टर्म थे तो एक घटाकर यहाँ पर 86 लिख लेते हैं, फिर डिफरेंस की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 86 गुणा 9, इस तरीके से भी लिख सकते थे। ये है क्या वैसे a प्लस n-1 इंटू डी है ये, तो ये हमने यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर 86 गुणा 9, तो इसका यहाँ पर 783 आंसर आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट तो देखिए इससे सवाल कम पूछा थे, मैंने आपको शुरू में बता दिया है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ये एक तरीके से कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आपको पूरे मैथ में यूज आने वाली है। ठीक है, तो आप देखते हैं हम चौथा सवाल। देखिए ये चौथा सवाल है, ये 3D का है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। सवाल है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। यह पहले किनारे पर 4.5 मीटर गहरा है। इसकी गहराई एक ही दर से बढ़ते हुए 7.5 मीटर हो जाती है। इस स्विमिंग पूल का आयतन ज्ञात करना है। हम ये आकृति बना लेते हैं। देखिए एक स्विमिंग पूल है जिसकी 20 मीटर लंबाई है, तो एक स्विमिंग पूल हम बना लेते हैं। ये है स्विमिंग पूल की ऊपर वाली साइड, ये 20 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी गहराई एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर 4.5। ठीक है, ये 4.5 हो गई, और एक और की गहराई कर लेते हैं 7.5 मीटर। ये 7.5 मीटर, इसे हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ पर नीचे इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारी दूसरी साइड हो गई जो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, एक 3D आकृति है। 3D में आप इसे सोचिए, जिसमें गहराई जो दी है 4.5 और 7.5 दी है, मतलब 4.5 ये छोटी वाली गहराई है, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 7.5 हो जाती है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई दी है यहाँ पर 10 मीटर, ये चौड़ाई है इसकी 10 मीटर दी है। इसका आयतन निकालना है, तो इसमें हम एवरेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए जो गहराई है इसकी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 7.5 हो जाती है, मतलब एक सीधी लाइन है यहाँ पर। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो वो कहीं यहाँ निकलेगा। तो कोई भी अगर क्यूबॉइड होता है या घनाभ होता है, उसका आयतन कैसे निकालते हैं आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई क्या, गहराई है, तो गहराई हम यहाँ वाली गहराई ले सकते हैं इसका पूरे का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इन दोनों गहराइयों का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो गहराई का एवरेज मतलब 4.5 प्लस 7.5 अपॉन 2, ये निकालना है हमें। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 12/2 6। तो यहाँ पर इसकी गहराई जो हुई 6 मीटर आ चुकी है। ठीक है, तो हम आयतन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। ठीक है, तो आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 गुणा गहराई कितनी आ गई यहाँ पर 6। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12, 1200 इसका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते थे। दोस्तों इस टॉपिक को आप अपनी कैलकुलेशन सुधारने के लिए यूज़ करें, मतलब इस टॉपिक का यूज़ जो होता है पूरे मैथ में यूज़ होता है। पर्टिकुलर इसी टॉपिक से तो कम ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पूरे मैथ में इसका यूज़ होता है, जिससे कि आप कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।